देवाभाऊंच्या जादूने दिसणार का महायुतीचा जोर? शिंदेची शिवसेनेला ठाकरे बंधू लावणार घोर. राजकारणातून काँग्रेस होणार का नामशेष? साहेबांच्या पक्षाचा दादा करणार का घात? महापालिका निवडणुकीत कुणाची कुणावर मात? नेशन सिटी न्यूजच्या साथीनं बघा महापालिकेचा रणसंग्राम. काँग्रेसनं नागपुरात सावरलं पाहिजे. काँग्रेसचा प्रत्येक निवडणुकीत पराभव होतोय. नागपुरात डमी उमेदवार दिल्यानं कार्यकर्ते नाराज आहेत. या संदर्भात काँग्रेसच्या नेत्या निशा खान यांनी पक्षाला आरसा दाखवला. जो उम्मीदवार ने जब महानगर पालिका नहीं थी 7 सालों से आपके प्रभाग में आपके सुख दुख में खड़ा रहा, जो जमीन स्तर से जुड़ा रहा, जो उम्मीदवार ने आपकी समस्याओं के लेके आमदार तक के गया, जिसने उस प्रभाग का विकास कार्य, अगर गटर लाइन का प्रॉब्लम रहा है, नाले का प्रॉब्लम रहा है, कभी पानी बरसात हो गई उसमें दौड़ भाग किया है, रोडों का डामीकरण किया है, तो आप ऐसे शख्स को चुन कर लाइए. वहां ये नहीं देखना है हमको कि नहीं भाई ये उम्मीदवार हमारे ये समाज का है, या ये उम्मीदवार मुस्लिम समाज का है, या ये कुनबी समाज का है. तो ये नहीं देखना है हमको. ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं. तो हमको ये देखना है कि जिसने बिना मतलब के 7 साल काम किया है वो शख्स आगे भी काम करेगा. तो हमको ऐसे उम्मीदवार को चुन के लाना है. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं आहे आणि आपण बघितलं की वर्षानुवर्षाची जी अपेक्षा लागली होती ती पूर्ण संपलेली आहे. आता कित्येक असे इच्छुक उमेदवार आहेत ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि आपल्या अपेक्षा देखील मांडल्या, परंतु यादी जाहीर झाल्यानंतर असे अनेक उमेदवार आहेत जे नाराज देखील झाले. प्रत्येक पक्षामध्ये कुठे ना कुठे आरोप प्रत्यारोप आता समोर येत आहेत. तसंच काँग्रेस या पक्षातून अखेर पुन्हा प्रश्न समोर आलेले आहेत, ज्यामध्ये खरोखर जे उमेदवार निवडले ते योग्य जमिनीवर कार्यकर्ते आहेत का, की किती वर्षापासून पक्षाशी ते सक्रिय आहेत आणि ज्या तिकीट वाटप केल्या त्या योग्य उमेदवारांना दिल्या का, हे प्रश्न अद्यापही कुठे सुटलेले नाही आहेत. आणि या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमच्या समोर सुद्धा हे प्रश्न उभे झालेले आहेत. नमस्कार, नेशन सिटी न्यूज मधून मी रोहिणी. आता या प्रश्नांवर सविस्तर बातचीत करण्याकरिता आमच्या सोबत आहेत काँग्रेस पक्षाशी काही वर्षांपासून त्या कार्यरत सुद्धा आहेत आणि समाजसेविका सुद्धा आहेत निशा खान. आपण त्यांच्याशी बातचीत करू. या प्रश्नांच्या विषयी सविस्तर माहिती त्यांच्याकडून आपण घेणार आहोत. सर्वप्रथम मॅम तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तुम्ही तुमचा परिचय आमच्या दर्शकांना द्या. मैं समाज सेविका निशा खान और नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी से शहर उपाध्यक्ष और नागपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव रह चुकी हूँ. तो मेरा यही कहना है कि 7 साल से एक लंबा इंतज़ार था हर उम्मीदवार को, हर कार्यकर्ता को, कि जब भी महानगर पालिका का चुनाव होगा तो हमारे साथ इंसाफ होगा. और मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ता जो है वो पार्टी का फाउंडेशन होता है. एक इमारत कितनी भी खूबसूरत रहे लेकिन जब तक कि उसकी नींव मजबूत नहीं होती तो वो इमारत कोई काम की नहीं. उसी तरह कार्यकर्ता जो है वो उसकी पहुंच भले ही गली से दिल्ली तक के ना हो, लेकिन एक आम इंसान को जो खास बनाता है वो कार्यकर्ता रहता है. वो एक आम इंसान को आमदार से लेके खासदार बनाता है और उसको गली से लेके दिल्ली तक के पहुंचाता है. लेकिन और उसको न विधानसभा की टिकट मिलती है, न लोकसभा की टिकट मिलती है. सिर्फ वो उम्मीद करता है एक महानगर पालिका के उम्मीदवार की, चुनाव की बेसब्री से इंतजार करता है. और ये 7 साल के इंतजार के बाद में जितने सीनियर कार्यकर्ता थे, जितने लोगों ने सोचे थे कि हमको उम्मीदवारी मिलेंगी, और जब 100 टिकटों का बंटवारा हुआ तो बहुत अफसोस हुआ कि वो सीनियर कार्यकर्ता, वो जो 10 साल से 8 साल से कांग्रेस पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े आंदोलन में नेताओं के साथ रहे. जब आंदोलन होता है तो कार्यकर्ता, नेता जो है अपनी चमचमाती कार से, एसी कार से नीचे उतरते हैं, न्यूज़ चैनल पे आते हैं, नारे कार्यकर्ता लगाता है, डंडे कार्यकर्ता खाता है और नाम नेता का होता है. तो आंदोलन कौन करता है? कार्यकर्ता करता है. जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है मेहनत कौन करता है? गली से वोट कौन निकालता है? बूथ के वोट कौन पुख्ता करता है? एक कार्यकर्ता करता है. और वहां पर स्टेज कौन सजाता है? जगह जगह मीटिंगें कौन लेता है? पदाधिकारी और कार्यकर्ता लेता है. और नेता आते हैं,
माइक पे जाते हैं, 2-4 शब्द बोलते हैं, वहां की जनता और कार्यकर्ता उनका मान सम्मान करती है, लेकिन कार्यकर्ता ही वो एक इंसान है जो एक आम इंसान को खास बनाता है और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के पहुंचाता है। और जब उसके बाद में 7 साल के बाद में उसके हाथों में वो उम्मीदवारी की टिकट नहीं आती, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी। एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगी कि प्रभाग 10 में और प्रभाग 11 जो पश्चिम नागपुर में आता है, वहां पर ऐसे कार्यकर्ता है जो 10 साल से काम कर रहे हैं, जो उस प्रभाग के, जब महानगर पालिका नहीं थी, उस प्रभाग के डामीकरण के लिए, वो रोड के डामीकरण के लिए, उस प्रभाग के विकास के लिए, पाइपलाइन के लिए, गटर लाइन के लिए, लोगों के एरिया में नल है या नहीं है, महानगर कारपोरेशन के स्कूलों में क्या हाल है, वहाँ के लिए कार्य कर रहे हैं। नाले की समस्या थी, नाले की दीवारें टूट गई थी और कई कार्य थे जो किए, लेकिन और उनको बहुत उम्मीद थी कि, और छोटी छोटी बात पे एप्लीकेशन लेके हमारे आदरणीय विकास भाऊ ठाकरे जी के पास जाते थे। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो टिकट ऐसे शख्स को दी गई जिसने 1 साल पहले कांग्रेस में प्रवेश किया। मैं कहना चाहूंगी प्रभाग 11 के आदरणीय शैलेश पांडे जी की बात। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, विभागीय अध्यक्ष थे। 10-12 महीने पहले उन्होंने, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ अभी 2019 में, उस वक्त उन्होंने पदार्पण किए। 2024 में जब उन्होंने प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद में मानती हूँ मैं वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किए तो उसको 1 साल नहीं हुआ और उनसे भी ज़्यादा सामाजिक कार्य लोगों के हैं, उनसे भी ज़्यादा राजनीतिक आंदोलन में लोगों ने सहयोग दिया है। तो उनको टिकट न देते हुए शैलेश पांडे जी को किस बेस पे हमारे नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विकास ठाकरे जी, उन्होंने किस बेस पे उसको टिकट दी गई? मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये सवाल है कि शैलेश पांडे जी को किस बेस पे टिकट दिया गया, जबकि वहां पर प्रभाग 11 में बहुत से सीनियर कार्यकर्ता है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे जो आमदार है, हमारे लोकप्रिय आमदार है श्री विकास भाऊ ठाकरे जी, और नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, और हमारे कांग्रेस के एक बेताब नेता है। वो हमेशा अपने स्पीच में कहते थे, देवड़िया भवन में या जहाँ भी उनकी भाषण हुआ, कि मेरी एक एक कार्यकर्ता पे नज़र है कि कौन कितना सक्षम है कार्य करने में, और मैं उन कार्यकर्ताओं को भी जानता हूँ जो बरसाती मेंढक की तरह विधानसभा और लोकसभा में नज़र आते हैं। तो उम्मीदवारी उनको ही दी जाएगी जो सही कार्य करता है। तो फिर उनके नज़र से वो कार्यकर्ता कैसे छूट गए जो वाकई में उस योग्य थे, उस टिकट के हकदार थे। उन्होंने ये भी कहा था कि टिकट उनको ही दी जाएंगी जो पार्टी में है, जो पार्टी में है उन्हीं को दी जाएंगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। फिर अभी टिकटों का जो बंटवारा हुआ है वो ऐसे उम्मीदवार की पत्नियों को हुआ है जिनका पार्टी लेवल पर किसी बात का कोई संबंध नहीं, जिसको कोई जानता नहीं। वो हमारे प्रभाग 14 के रिजवान रूमी साहब सामाजिक कार्यकर्ता है, रहना उनका प्रभाग 14 में, 11 से उनको टिकट दी जा रही है उनकी बीवी को ओपन में। तो क्यों, जब आपका खुद का कहना है, कौन जानता है मिसेस रूमी, रिजवान रूमी की मिसेस को, जब वो पार्टी में है ही नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब इलेक्शन वो लड़ेंगी, अगर जीत कर आती है तो कार्य कौन करेगा? उसका पति करेगा। वो कोई राजनीतिक से या सामाजिक कार्यों से उसका कोई संबंध नहीं, उसको कोई जानता नहीं, उसका फेस किसी ने देखा नहीं। हाँ, माजी नगर सेवक अरुण डवरे जी, वो माजी नगर सेवक रहे, सभापति रहे, अभी टिकट उनकी पत्नी को दी गई। क्यों दी गई टिकट? तो मेरा यही सवाल है कि आप जिस तरीके से कहते हैं कि जो सक्रिय है कांग्रेस में, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिली, किसी और को टिकट मिली, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि क्यों उन्हें वो टिकट दी गई? मैं तो यही कहना चाहूंगी, देखिए
मैंने उम्मीदवारी का दावा नहीं की थी, न मैंने फॉर्म फिलअप की थी, लेकिन आज मैं 8 साल से पार्टी से जुड़ी हूँ और मेरा चैलेंज है कि मैंने जितने काम की हूँ, क्योंकि मेरा हर काम मेरे एल्बम पर है, हर काम मेरे जो है पैन कार्ड में ये है, मेरे वीडियो है। और भाऊ से के घर से भाऊ से मैं इतना पारिवारिक संबंध है, तो भाऊ मेरे हर कार्य को जानते हैं। नाना पटोले जी ने कई बार स्पीच में बोले हैं, भाऊ जानते हैं। जब भाऊ ये जानते थे कि भाई प्रभाग 11 से हमको एक लेडीज फेस चाहिए जो कांग्रेस से जुड़ा हो, जो अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो भाऊ मुझे एक फोन कर सकते थे, भाऊ बोल सकते थे। भाऊ तक के ये बात कई लोगों ने रखी कि निशा ताई है, लेकिन मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। लेकिन भाऊ मुझे ये बोल सकते तो मैं फॉर्म फिलअप कर सकती थी। उसके अलावा चलो मुझे नहीं दिए तो और भी कई लेडीजें हैं, मुझसे भी सीनियर है, आप उसे टिकट दे सकते थे। आप एक इंसान जो 14 में रह रहा है, जिसकी मिसेस को कोई जानता नहीं है, जो पर्दे में है, उसके बावजूद आप उसको टिकट दे रहे हैं। दूसरा, जो उम्मीदवार, जैसे कि देखिए आज हमारे जुल्फिकार अली भुट्टो मोमिनपुरे से ये चौथे बार नगर सेवक रहे हैं। ये अगर इस बार उम्मीदवारी मिलती तो वो 5वें बार आते। ईश्वर लाल नायक को हरा के वो पहली बार आए थे, उस वक्त मेरा रहना खदान पे था। अनीस अहमद के जो 4 उम्मीदवार वो हमेशा देते थे, और अनीस भाई कोई मामूली इंसान नहीं, एक माजी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक पदाधिकारी है। जब उन्होंने अपने उम्मीदवार रखे तो उस उम्मीदवार को उम्मीदवारी क्यों नहीं दी गई? जुल्फिकार अली उनके दिए हुए उम्मीदवार कभी हारे हैं? नहीं हारे हैं। और जब एक उम्मीदवार जो माजी नगर सेवक रह चुका है 4 बार, वो जीतता है तो कांग्रेस पक्ष मजबूत होता है, कांग्रेस का संगठन मजबूत होता है, मध्य नागपुर में जो ये संगठन मजबूत होता है। लेकिन नहीं, उनको उम्मीदवारी नहीं दी गई। उत्तर नागपुर से राकेश निकोसे, नेहा निकोसे, ये माजी नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन उनको भी उम्मीदवारी, उनकी भी उम्मीदवारी काटी गई। क्यों काटी गई? जब विधानसभा का उत्तर नागपुर से इलेक्शन हुआ तो उस वक्त पे लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उस वक्त सबसे ज्यादा वोट कहाँ से निकले? उत्तर नागपुर से निकले। तो जब वोट मांगने के लिए अपने आदरणीय नितिन राउत जी गए या विकास ठाकरे जी गए लोकसभा के वक्त पे, तो वहां के कार्यकर्ताओं ने वोट निकाले या नेताओं ने वोट निकाले? कार्यकर्ताओं ने ही बूथ को मजबूत किए, कार्यकर्ताओं ने ही गली से वोट निकाले। जो राकेश निकोसे है उसने अपने प्रभाग से कांग्रेस के लिए ही वोट निकाला है, तभी तो ये आज अगर राकेश निकोसे नाराज होके बीजेपी में प्रवेश किया तो आने वाले वक्त में जब विधानसभा का चुनाव होगा 2029 में, तो वो किसके लिए वोट मांगेगा? वो क्या कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा? वो तो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा। और जब वो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा तो वहां का कहीं ना कहीं संगठन कमजोर होगा। मोतीराम माहुड़ीकर जो मध्य से एक सीनियर कार्यकर्ता है, ब्लॉक अध्यक्ष है, चुनाव लड़ा है, 377 वोटों से हारा है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि लोकसभा में उसने नितिन गडकरी जी का पैसा लेके काम किया। जो शख्स नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री का पैसा लेके काम कर सकता है, वो शख्स उनके जरिए बीजेपी में प्रवेश कर सकता है। उसको क्या जरूरत है फिर कांग्रेस से टिकट मांगने की? जबकि ये सब जानते हैं कि मध्य नागपुर में गोलीबाग चौक से वो एरिया जो है विकास कुमार है, वहाँ के पहले माजी आमदार रह चुके हैं, तो वो गढ़ ज्यादातर बीजेपी का है। तो अगर बूथ से कांग्रेस के वोट नहीं निकलते हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं ने क्या बीजेपी को से सेटिंग की है? आज कांग्रेस आज कांग्रेस इतना पीछे क्यों आई है? क्योंकि इसकी वजह भी कांग्रेस के कद्दावर नेता है। या तो कांग्रेस बिक चुकी है या कांग्रेस जानबूझ के अपने डमी कैंडिडेट वहां दे रही है जहां से बीजेपी के नगर सेवक आरामी से निकल जाए। अभी आता इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवर आपण बघत आहोत की काँग्रेस पक्षाकडे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. त्या आरोप प्रत्यारोपावर आपण काय बोलाल? की त्यांनी उमेदवारी विकली असं देखील म्हटलं जातं. मेरा मेन कहना यही है
कि जब आप एक बहुत सीनियर नेता है, आप नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप ये आमदार है और आप कई दिनों से कांग्रेस पक्ष में हैं और आप गए लोकसभा के वक्त पे, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने वोट निकाले या नेताओं ने वोट निकाले? कार्यकर्ताओं ने ही बूथ को मजबूत किए, कार्यकर्ताओं ने ही गली से वोट निकाले। जो राकेश निकोसे है उसने अपने प्रभाग से कांग्रेस के लिए ही वोट निकाला है, तभी तो ये आज अगर राकेश निकोसे नाराज होके बीजेपी में प्रवेश किया तो आने वाले वक्त में जब विधानसभा का चुनाव होगा 2029 में, तो वो किसके लिए वोट मांगेगा? वो क्या कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा? वो तो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा। और जब वो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा तो वहां का कहीं ना कहीं संगठन कमजोर होगा। मोतीराम माहुड़ीकर जो मध्य से एक सीनियर कार्यकर्ता है, ब्लॉक अध्यक्ष है, चुनाव लड़ा है, 377 वोटों से हारा है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि लोकसभा में उसने नितिन गडकरी जी का पैसा लेके काम किया। जो शख्स नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री का पैसा लेके काम कर सकता है, वो शख्स उनके जरिए बीजेपी में प्रवेश कर सकता है। उसको क्या जरूरत है फिर कांग्रेस से टिकट मांगने की? जबकि ये सब जानते हैं कि मध्य नागपुर में गोलीबाग चौक से वो एरिया जो है विकास कुमार है, वहाँ के पहले माजी आमदार रह चुके हैं, तो वो गढ़ ज्यादातर बीजेपी का है। तो अगर बूथ से कांग्रेस के वोट नहीं निकलते हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं ने क्या बीजेपी को से सेटिंग की है? आज कांग्रेस इतना पीछे क्यों आई है? क्योंकि इसकी वजह भी कांग्रेस के कद्दावर नेता है। या तो कांग्रेस बिक चुकी है या कांग्रेस जानबूझ के अपने डमी कैंडिडेट वहां दे रही है जहां से बीजेपी के नगर सेवक आरामी से निकल जाए। अभी आता इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवर आपण बघत आहोत की काँग्रेस पक्षाकडे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत। त्या आरोप प्रत्यारोपावर आपण काय बोलाल? की त्यांनी उमेदवारी विकली असं देखील म्हटलं जातं। मेरा मेन कहना यही है कि जब आप एक बहुत सीनियर नेता है, आप नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप ये आमदार है और आप कई दिनों से कांग्रेस पक्ष में हैं और आप एक कद्दावर और एक निडर निर्भीक नेता है, तभी आपको एक चेहरा कांग्रेस पार्टी को दिखा कि वो सिर्फ है विकास ठाकरे ही जिनको लोकसभा की टिकट दी गई और पूरी तैयारी से लोकसभा में पहली बार एक ऐसे नेता ने टक्कर दिया नितिन गडकरी को कि हमारी हार में भी जीत का ऐलान था। तो ये टक्कर आपने तो दिए, लेकिन आपके हर कार्यकर्ता ने दिया। वो बता दिया, उसने हर कार्यकर्ता ने बता दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम विकास ठाकरे के साथ हैं और हम अगर मेरा ये कहना नितिन गडकरी के जगह कोई दूसरा उम्मीदवार रहता तो विकास ठाकरे ही वहां से चुनकर आते। तो वो कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहा है, तो आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला है, आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उत्तर नागपुर में मैं बाबू खान का तो नहीं, लेकिन राकेश निकोसे एक सीनियर कार्यकर्ता है, माजी नगर सेवक है। जुल्फिकार अली भुट्टो अनीस अहमद के पीए से कार्यकर्ता है और 4 बार एज ए नगर सेवक है। क्या गारंटी है कि मध्य से जो कैंडिडेट को आपने दिए वो चुनकर आएगा? मध्य नागपुर से मोतीराम माहुड़ीकर एक सीनियर कार्यकर्ता है, ब्लॉक अध्यक्ष। तो कई जगह यानी 1 साल पहले जो पार्टी में आता है आप उसको टिकट दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं? एक आदमी जो 14 प्रभाग में रहता है और उसकी मिसेज को आप टिकट दे रहे हैं, ओपन में क्यों दे रहे हैं? आप तो इतने सीनियर है, आप खुद कहते थे कि मेरे नज़र में वो एक चेहरा है, तो आप खुद उस शख्स को, उस लेडीज को, उस जेंट्स को, आप लेडीज को देना चाहते थे, उस लेडीज को बुलाते जो प्रभाग 11 में और कई लेडीजें हैं उनको बुलाते आप, और वो लेडीज अगर 10 लेडीजें बुलाते, 5 लेडीजें बुलाते, उसमें से आप समझ सकते थे कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो कांग्रेस पक्ष में जब ऐसे हाल होंगे तो हम क्या समझेंगे? या तो बिक चुकी है या फिर जानबूझ के डमी कैंडिडेट दे रहे हैं।
तो आज कांग्रेस की टांग खींच रही है। अगर 2019 में देखिए, बहुत कम कार्यकर्ता है जिनको विधानसभा का टिकट मिला है। एक बंटी शेड़के था, निडर निर्भीक। एक पुरुषोत्तम हजारे था जिसको आपने आमदार का टिकट दिए, विधानसभा लड़ा, ठीक है। बंटी शेड़के उस वक्त सिर्फ 3200 वोट से हार रहा था। अपने बलबूते पे, उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के बावजूद अपने बलबूते पे वो बंदा लड़ा। और आप पश्चिम नागपुर से लड़ रहे हैं। आपके इधर बाड़ा साहब थोराट आ रहे हैं, आपके इधर नाना भाऊ पटोले आ रहे हैं, आपके इधर विलास मुत्तेमवार जी आ रहे हैं, आपके इधर अभिजीत वंजारी आ रहे हैं। लेकिन उस बंदे के तरफ कोई एक नेता भी जाके 2 शब्द मंच पे खड़े रह के बोला? उसके सपोर्ट में कोई नेता उतरा? तो अगर उस वक्त उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता, थोड़ा सहारा मिलता, तो 3000 वोट कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के नेता, मैंने बेखौफ होकर बोलना चाहूंगी, खुद नहीं चाहते थे कि बंटी शेड़के चुनकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि अगर बंटी शेड़के चुनकर आया और हमारी सरकार बनी तो ये मंत्रिमंडल में जरूर जाएगा, क्योंकि उसके जैसा गली से दिल्ली तक के यूं ही नहीं बचता वो। क्योंकि उसकी एक बात है, उसमें एक आंदोलनकारी है, उस पर कई इल्जाम लगे। मैं जिसका भी नाम ले रही हूं, आज वो उनसे मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन मैं राजनीति में इतनी तो समझ है, मैंने भी इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। उस वक्त मैंने अपने पैर पे गोली भी खाई हूँ, छर्रा लगा है। 92 में इलेक्शन लड़ी थी तो। और मैंने बिना मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा की हूँ। उसके अलावा मैंने कभी कांग्रेस में किसी पद की कोई उम्मीद नहीं की। लोगों ने कहा कि आप शहर अध्यक्ष बनो महिला कांग्रेस की, मैंने कोई उम्मीद नहीं की। मैंने कहा मेरा एक नाम है, नेताओं में एक बात है, मैं अपनी बात रखने का हक रखती हूँ। मैं कांग्रेस की मामूली सी सिपाही हूँ। दूसरा, हमारे गिरीश पांडू जी 2800 के 3000 वोट से हारे। उस वक्त अगर 2019 में थोड़े कदवार नहीं था, अगर अपना जोर लगा देते, सपोर्ट सहारा दे देते, तो मैं बोलती ये 2 सीटें तो हमारी बिल्कुल आ रही थी। और जब 2019 में आती तो 24 में कोई उसको हटा नहीं सकता था। लेकिन 19 में कम वोटों से थी, 2024 में लोगों को मौका मिल गया। तो कांग्रेस आज पीछे क्यों है? क्योंकि राहुल जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी जितनी मेहनत कर रही है, हमारी सोनिया गांधी जी जितनी मेहनत कर रही है, और 70 सालों से कांग्रेस ने जितनी मेहनत की है, वहां तक के एक आम कार्यकर्ता की बात नहीं पहुंचती। आज 5 साल हो गए विधानसभा का चुनाव, एक नेता लड़ता है, उसके बाद आने वाले साल में फिर वही व्यक्ति का चेहरा दिखता है। तो क्यों आप एक कार्यकर्ताओं को भी मौका देखिए विधानसभा लड़ने का? क्यों आप वहां के वो मतदार संघ के विकास कार्यों के लिए लड़ रहे हैं? तो वो आप गुरु है, आप नेता भी है और कार्यकर्ताओं के गुरु भी है। आप उनको मौका दीजिए। आप जिस तरह से काम करते हैं मतदार संघ में, उस तरह से उनको भी बताइए कि इस तरह से कार्य करना है। जिस तरह से आप विधानसभा और लोकसभा के लिए मेहनत करते हैं, वैसे एक उम्मीदवार को भी बताइए। लेकिन नहीं, आजकल परिवारवाद चल रहा है। 10 साल वाला जो है उसको शहर में एक पदाधिकारी की, सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष की पोस्ट देके उसको लॉलीपॉप देके बिठा दिया जाता है, और जो तुम्हारे बेटा है उनको सीधा प्रदेश कमेटी में, और फिर आने वाले सालों में उनको तैयार किया जाता है। और आजकल जातिवाद हो गया, जबकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षक है, संविधान को लेके चलती है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम इंसान भी है, एक खास इंसान भी है, एक मजदूर से लेके, इसके अंदर में एक जवान से लेके किसान तक के जुड़ा हुआ है, एक मजदूर से लेके एक बिजनेसमैन तक के जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पार्टी पीछे क्यों आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचती नहीं है। क्यों आ रही है? उसकी वजह ही खुद काँग्रेस है। अभी हम काँग्रेस के पक्ष के बारे में अगर बात करें, तर आता आपण बघतो आहे की पक्षामध्ये कुठे ना कुठे धर्माचा प्रश्न येतो। आता काँग्रेस पक्षामध्ये आपल्याला म्हणत आहे की उमेदवारी विकलेली आहे, जिथे तुम्ही म्हटलं की कॅन्डिडेट जे आणलेले आहे ते डमी कॅन्डिडेट आणलेले आहे। काँग्रेस पक्ष कुठे ना कुठे आपल्याला असा विचलित झाल्यासारखा वाटतो आहे। तर या सर्वांवर आता जर तुम्ही बोलाल तर माझा हा प्रश्न राहील की काँग्रेस पक्षातील काही नेते आपल्याला बीजेपीमध्ये जाताना दिसत आहेत। ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही स्थिती काँग्रेस या पक्षाची आहे, तर या
स्थितीमध्ये आता तुम्ही काँग्रेस पक्षातील जे खरोखर जे सातत्याने या पक्षाचे सक्रिय आहेत, या सर्वांना तुमचा काय ठामपणेचा एक संदेश राहील किंवा काय आव्हान राहील? मैं अभी महानगर पालिका के जो चुनाव होंगे और कल से यानी 2-3 दिन हो गए मुझे प्रभाग 11 से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ लोग मेरे घर भी आए और फ़ोन भी आए। शैलेश पांडे जी का भी आज फ़ोन आया। एक हमारे इधर से ग्यासुद्दीन है, वो राष्ट्रवादी से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए बाजी आप सीनियर है और या तो आप पक्ष का काम कीजिए कांग्रेस पक्ष का, या फिर समाज को देखते हुए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, समाज को देखते हुए मेरा साथ दीजिए। मेरा उनसे एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि ये समाज और जातिवाद, आप बीजेपी को बोलते हैं कि जातिवाद है, तो यहाँ पे तो जातिवाद है। प्रभाग 11 में 20,000 वोट मुस्लिम के हैं, मैं राष्ट्रवादी से खड़ा हुआ हूँ, मैं मुस्लिम कैंडिडेट हूँ, तो मुझे मुसलमानों के वोट मिलेंगे। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को यह कहना चाहूंगी कि प्रभाग 11 में जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, स्वतंत्र उम्मीदवार हो, राष्ट्रवादी का हो, शिवसेना का हो, जो उम्मीदवार ने जब महानगर पालिका नहीं थी 7 सालों से आपके प्रभाग में आपके सुख दुख में खड़ा रहा, जो जमीन स्तर से जुड़ा रहा, जो उम्मीदवार ने आपकी समस्याओं के लेके आमदार तक के गया, जिसने उस प्रभाग का विकास कार्य, अगर गटर लाइन का प्रॉब्लम रहा है, नाले का प्रॉब्लम रहा है, कभी पानी बरसात हो गई उसमें दौड़ भाग किया है, रोडों का डामीकरण किया है, तो आप ऐसे शख्स को चुन कर लाइए। वहां ये नहीं देखना है हमको कि नहीं भाई ये उम्मीदवार हमारे ये समाज का है, या ये उम्मीदवार मुस्लिम समाज का है, या ये कुनबी समाज का है, तो ये नहीं देखना है हमको। ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, तो हमको ये देखना है कि जिसने बिना मतलब के 7 साल काम किया है वो शख्स आगे भी काम करेगा। तो हमको ऐसे उम्मीदवार को चुन के लाना है। हमको ये नहीं देखना है कि पार्टी ने किसको टिकट दी या नहीं दी। हमको क्यों करते हैं, मैं बोलती आपको उम्मीदवारी मिली, आप नगर सेवक के लिए करते हैं क्योंकि आपको ये मालूम है कि 5 साल में हमको तो गाड़ी बंगला मिलना ही चाहिए भैया। करो ना, वैसी करो ना आप समाज सेवा, वैसी नहीं कर सकते आप क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। लेकिन जो इंसान पावर में है उस तक के तो आप 7 साल गए ना लेके। तो फिर आज जनता जागरूक हो चुकी है और मैं भी उसी उम्मीदवार का साथ दूंगी। मंच पे खड़े रह के जनता से यही गुजारिश करूंगी, यही आह्वान करूंगी कि आप चाहे प्रभाग 10 हो, प्रभाग 11 हो या 6 मतदार संघ में, मेरी ये अपील है कि 6 मतदार संघ में जो 100 टिकटें बची है उसमें जो भी उम्मीदवार ने जनता के लिए इन 7 सालों में काम किया है तो आप उसको चुन के लाइए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो। और रहा कांग्रेस का सवाल कि कांग्रेस जो है अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रही है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज लोग जो है वो छोड़ के बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। अभी वाल्मीकि समाज ने, आज न्यूज़ पे आया है, वाल्मीकि समाज ने दावा किया है कि हमारे एक भी उम्मीदवार को दावेदारी नहीं दी गई, एक भी हमारा उम्मीदवार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब बीजेपी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम जो है वो मुसलमान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक ज्यादा है और ये मुसलमानों की पार्टी है। एक सत्तारूढ़ पार्टी हमारे पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन हमको लोकसभा की टिकट नहीं मिलती, हमको विधानसभा की टिकटें नहीं मिलती, लेकिन हम इतने गए गुजरे हो गए, मुसलमान इतने गए गुजरे हो गए, जबकि वेल एजुकेटेड है, उसके बावजूद उनको 20% भी उम्मीदवारी नहीं दी गई। सिर्फ 11 लोगों को उम्मीदवारी दी गई, 100 में से 11 लोगों को किले चुने। क्यों? जबकि आपकी पार्टी में जब भी देवड़िया भवन में मीटिंग में गई या जहां भी मीटिंग में गई तो SC ST और मुस्लिम समाज के ही कार्यकर्ता है। ऐसा क्यों? फिर कुछ उम्मीदवार है जो कहते हैं प्रभाग 10 से, प्रभाग 11 से और प्रभाग से हमने इतने आंदोलन किए। मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ, मैंने इतने आंदोलन किया, एक अगर
कार्यकर्ता या पदाधिकारी कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, अगर वो आंदोलन करता है, लेकिन जब तक के उसके पीछे 50-100 कार्यकर्ता खड़े नहीं है तो वो आंदोलन कर ही नहीं सकता। तो मैं क्यों बोलते हूँ, हम क्यों नहीं बोलते? तुमको कांग्रेस पार्टी ने एक पदक दिया है, तुम पदाधिकारी हो, तुम आंदोलन करते हो, और तुम्हारे पीछे अगर कार्यकर्ता ही नहीं खड़ा है तो कौन आंदोलन कर रहा है? तो ये पार्टी एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगी है, और इसके वजह से पार्टी टूट रही है। लोग बीजेपी में प्रवेश ले रहे हैं, और बीजेपी में प्रवेश लेना यानी कांग्रेस का संगठन जो है वो कमज़ोर होना है। और इसका रिजल्ट हमको देखने को कहाँ मिला? अभी नगर परिषद का चुनाव में, जहां आज तक के कामठी में डंका बजता था कांग्रेस का, कितने सालों के बाद वहां पर परचम लहराया बीजेपी का। क्यों लहराया? कहीं ना कहीं फूट थी। वो आशीष देशमुख जी जो कांग्रेस में थे, जिनके पिताजी कांग्रेस में थे, जो मंत्री मंडल में थे, जो दक्षिण पश्चिम से जिन्होंने चुनाव लड़े देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ, उनको टिकट दी बीजेपी ने, सावनेर से लड़कर आए, और आज उन्होंने नगर परिषद का चुनाव लड़ा है तो सावनेर को कांग्रेस मुक्त कर दी। केदार साहब, जिनका एक वजन बोलता है, जिनका एक नाम था, कैसे लोग बदले? वहां कांग्रेस के लोग थे ना, कांग्रेस की सत्ता थी ना, क्यों लोग बदले? क्या वजह है बदलने की? वोट तो जनता नहीं दी होंगी ना, वोट तो जनता नहीं, जो जनता वहां कांग्रेस का गढ़ था, केदार साहब का गढ़ था, तो ऐसा क्या किए आशीष सर ने, आशीष देशमुख जी ने ऐसा क्या किए कि लोगों के विचार बदले, और विचार बदले तो वोट बदले? क्यों हुआ ऐसा? तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाले वक्त में अभी देखो 100 उम्मीदवारों को टिकट मिली है, कौन जीतता है? जो जीतता है उनको जीत मुबारक, और को क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन हाँ, ये बार टिकटों का बंटवारा बहुत गलत हुआ है, और उसमें जो है वो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में जो कद्दावर नेता बैठे थे, जो भी बैठे थे, उन्होंने निर्णय सही नहीं लिया, और इस निर्णय के वजह से कई उम्मीदवार जो है नाराज है, और नाराज़गी के वजह से वो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो एक कांग्रेस की वो छोटी मोटी कार्यकर्ता थी, हूँ और रहूँगी। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये उन नेताओं को एक संदेश देना चाहती हूँ, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। 10 साल से तुम कर रहे हो हमारी, और आगे सोचो, आगे 2029 तुम्हारे सामने है, उसमें विधानसभा का सोचो और लोकसभा का सोचो। ये कहकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करता। तर आता आपल्यासोबत होत्या निशा खान यांनी सविस्तर आपल्याला माहिती दिलेली आहे। जे काँग्रेस पक्षातून काही जनतेमार्फत प्रश्न समोर आले होते, त्या प्रश्नांवर सविस्तर उत्तर आपल्याला निशा खान यांनी दिलेलं आहे। काँग्रेस पक्ष हा कुठेतरी डगमगतो आहे, आणि कशामुळे डगमगतो ही आपल्याला माहिती मिळालेली आहे। इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवर आता आपण बघितलं की कुठे ना कुठे उमेदवारी विकली, कुठे ना कुठे जे सक्रिय कार्यकर्ते होते ते वगळले गेले, असं त्यांचं म्हणणं आहे। येत्या निवडणुकीमध्ये आता रिझल्टच सांगेल की या काँग्रेस या पक्षामध्ये जी उमेदवारी ज्या नवीन चेहऱ्यांना दिलेली आहे ते कितपत जनतेपर्यंत आपलं कार्य करतात हे बघणं ही तितकंच महत्त्वाचं राहणार आहे। नेशन सिटी न्यूजसाठी रोशनसह मी रोहिणी, नागपूर।